कोई मैं नहीं जानता इंसान जो मज़हब पूछता हो या औकात पूछता हो, जब उसको अपने बेटी या बेटे के लिए किडनी चाहिए, या उसको अपने लिए एक आँख चाहिए, या उसको अपने लिए एक लिवर चाहिए अपने किसी प्यारे के लिए। पर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल कर लें और वो इंसानियत का जज्बा अगर अंदर है, तो आज उन सबको हम एक पूरी भरपूर ज़िंदगी दोबारा वापस लौटा सकते हैं। आप देख रहे जी की टीवी, मैं हूँ आपके साथ शाफिया रियाज। नाज़रीन, आज बात करेंगे ज़िंदगी की। दुनिया में पैदा होने के बाद मरने के आखिरी लम्हात तक हम ज़िंदगी को जीते रहते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं? बस लड़ते रहते हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं एंड सर्विस करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई मजदूरी करता है, बहुत सारी चीज़ों में हम अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। और आखिर में इस ज़िंदगी का क्या होता है? जो भी हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करते हैं, आखिर में उन सब चीज़ों का क्या होता है? इन सब बातों पे हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद शख्सियत है वो रोशनी डालेंगे। इनका नाम जयदीप शर्मा है, बाई प्रोफेशन एक रेडियोलॉजिस्ट है। इनसे हम बात करेंगे इस ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि इनकी खुद की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी मशक्क़तों से ये गुजरे हैं। इन्होंने खुद काफ़ी सारे हर्डल्स का सामना किया है, तभी जाकर ये अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ जानना चाहती हूँ मैं। शाफिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है। हम अक्सर देखते हैं लोगों को जूझते और झगड़ते हुए कि मेरी बात तो सुनो तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ग्रेटर कश्मीर और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि जो दिल से आवाज़ मेरी आ जाएगी वो आप सुन पाएंगे और पहुँचा पाएंगे उन लोगों को तो जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था कल तक कि आवाज़ जाएगी। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में कि आज हो रहा है। अपने बारे में मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसे आपने कहा। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरी MBBS और MD सारी पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से हुई है। मैं अब 62 ईयर्स का हूँ। उस वक्त तो 17 साल का था जब वहाँ गया था। MBBS करी, MD करी, रजिस्ट्रार बना, असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और जीवन के कुछ ऐसे हालात आए जिसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। पर ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपने कही कि मैं हूँ कौन है वो जो यहाँ बैठा बात कर रहा है, कौन है जो यहाँ बैठा जवाब दे रहा है, ये बात क्या है, ये सब कायनात क्या है, ये इंसान क्या है, ये ज़िंदगी क्या है। अगर इस 62 साल में कुछ मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर समझदारी आई है तो मैं अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में उस बात को कन्वे करना चाहूँगा आपके सारे व्यूअर्स को। और मैं कोई किताब पढ़ने का वक्त नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियत रही प्रोफेशनल। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ। तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, PET स्कैनिंग, इमेजेस, काली सफ़ेद धब्बे वाली पिक्चरें बनाते रहते हैं और उसमें कहीं बीमारियाँ ढूंढते रहते हैं, इलाज ढूंढते रहते हैं। मैं उस तरह का एक इंसान हूँ प्रोफेशनली। पर उसके अलावा जीवन में, ज़िंदगी में जो बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हुए उसके बारे में बात करना चाहूँगा आज आपसे। मैं पैदा हुआ दिल्ली में। मैं छोटा बेटा हूँ, बड़ा भाई मेरा एक इंजीनियर है। पिताजी मेरे एक साइंटिस्ट रहे एग्रीकल्चर के, और चाहे वो एक किसान के बेटे थे पर अपनी आखिरी नौकरी में वो यूनाइटेड नेशंस में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर रहे। वो डायरेक्टर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी रहे, पूसा इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर रहे। बहुत मेहनती इंसान थे, मेहनत करना उनसे सीखा। माँ मेरी एक डॉक्टर थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, और उन्होंने बहुत कामयाब डॉक्टरी कैसे करी जाती है प्रोफेशनली वो मैंने उनसे सीखा। खुदा का खौफ सीखा उनसे, और इन दोनों ने मुझे सिखाया ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आज वो दोनों नहीं हैं, पर मैं जो कुछ भी हूँ उन दोनों की वजह से और उन टीचर्स की वजह से हूँ। आज हम एक इंटरव्यू यहाँ कर रहे हैं जहाँ एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, और टीचर्स का रोल शायद इंसान बना देने में माँ बाप काफ़ी हैं, पर इंसानियत सिखाने के लिए बाकी का बचा पार्ट सब उस्ताद ही करते हैं। वो जो ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में हमें मिलते हैं, मैं बेखटके कहना चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन टीचर्स मिले दुनिया के।
आप तो जानते ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ने के लिए कंपटीशन और जद्दोजहद और पहुंचना अचीवमेंट मानी जाती है, और मुझे वो आसानी से मिल गया था। मुझे नहीं लगा था उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी में कि कोई स्ट्रगल है, और मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ तक पहुँचा था। हाँ, उसके बाद कुछ और हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। श्रीनगर परिहासपुरा आए थे, यहाँ पर आपका स्पीच रहा, उस बारे में जानना चाहूँगी कि आपने यहाँ के स्टूडेंट्स को अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद क्या था? यहाँ के कुछ नुमाइंदे, कुछ सीनियर लोग जिन्होंने कॉलेज बना रखा है और चलाते हैं, अकस्मात उनसे 5-6 साल पहले मुलाकात दिल्ली में हुई। तो मैं किन्हीं के घर में था और बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कभी मौका मिले आप कश्मीर आएँ तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट से आप यही बातें करें जो अभी कह रहे हो। अब मुझे याद तो नहीं वो क्या था, पर कुछ मिनट पहले ही, अभी आप जानते हैं, मैं इन स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि हाँ, मैंने वो सब कहा जो वो चाहते थे। बताता हूँ आपको, और वो ये था, ये एक एक्सपीरियंस हुआ। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँ, पैदाइश के बाद मैं डॉक्टर बन चुका, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और 1993 की बात है ये। एक गर्मी की रात, और जून की गर्मियाँ तो बहुत बुरी होती हैं दिल्ली की। 5 जून की रात को मैं सोने जा रहा हूँ, और खुशकिस्मती की मेरी बीवी भी कश्मीर से थी, जवाहर नगर से। और उस रात को हम जब सोने गए तो अगले दिन का सुबह का प्लान था कि हम छुट्टियां मनाने मसूरी की तरफ निकलेंगे, गर्मी से ठंड की तरफ जाएंगे जी। और आँख खुली तो बहुत तेज़ रोशनी, बहुत ज़्यादा ठंड, मैं ठिठुर रहा हूँ ठंड में, और हाथ पैर जैसे बांध दिए गए हों पलंग से, और बहुत ज़्यादा तीखा तेज़ दर्द हो रहा है, मुंह में जैसे खून सा भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा दर्द पूरे बदन में, जैसे चीखना चाहता हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ। और उन हालात में मुझे कुछ ही घंटों में पता चलता है कि ये वक्त जो है, उस गर्मियों की रात जब मैं सोने गया था उसके 6 महीने बाद का वक्त है। और तब तक मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जा चुका है कि मैं इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा सर्वाइवर हूँ एक रोड एक्सीडेंट का। और 9 साल बीतते हैं और मैं एक पलंग पे लेट के 6 महीने चलता पंखा और 6 महीने रुकता पंखा देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरी राइट लेग नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, ये खुला पड़ा है, आप भी देख सकते हैं। ये कंधा मेरा नहीं है, ये कलाई मेरी नहीं है। मेरे चेस्ट में राइट साइड की रिब्स, लेफ़्ट साइड की रिब्स 6 गायब हैं। और मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि अब आप परमानेंटली डिसेबल्ड हैं, अब आप घर जा सकते हैं, क्योंकि जान को खतरा नहीं है और 9.5 साल बीत चुके हैं। घर लौट के जाता हूँ तो पता चलता है कि पूरा परिवार जा चुका है। अब ना वो बीवी है, ना वो बच्चा है, ना इन-लॉज हैं, और उस हादसे ने सबको समेट दिया। वो हादसा जानना चाहेंगे। आप सोने गए, सुबह जब उठते हैं आप, तो जो आपका एक्सपीरियंस था वो तेज़ लाइट है, ठंड है, वो उस बीच क्या हुआ था? उसके बीच में जो सच्चाई है वो मुझे भी बाद में पता चली, और वो ये रही कि रात को हम सो गए थे, सुबह उठे सब लोग, और छुट्टियां मनाने की एक्साइटमेंट में सब सुबह 6 बजे गाड़ी में भर के दिल्ली से निकल पड़े थे मसूरी के लिए। और मैं ये 30-35 साल पुरानी सड़कों की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक पतली सी सड़क होके जाती थी जिसको मेरठ बाईपास कहते थे तब। और उस पगडंडी पे ना किनारे थे, ना सेंट्रल लाइन थी, न आमने सामने आने जाने वाले ट्रेन, बस एक सड़क थी जिस पे ये भी नहीं मालूम आना है या जाना है। और वहाँ पे मेरी गाड़ी को सामने से एक आते हुए ट्रक ने, जिसमें ड्राइवर को नींद आ गई थी उस सुबह, रौंद दिया पूरी तरह से। और हम सब जो उसमें सवार थे, You are the only survivor. जी। फिर बाद में ये सब बातें मुझे 6 महीने बाद पता चली, जब मुझे होश आया और मैं जाग रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ICU में, जिसको मैं पहचानता था क्योंकि 11-12 साल में वहाँ काट चुका था। पहचानने में देर नहीं लगी, ठंड बहुत थी वहाँ पे, और वो बीप बीप की आवाज़ें, वो साइंटिफिक बातें, वो स्मेल, वो लाइट, वो ठंड।
पर हैरानी तब भी थी कि बांधा क्यों हुआ है मुझे। तो पता चला कि कुछ दिन पहले से मैं छटपटाने लगा था दर्द से, और अपने आप को चोटें मारने का डर था, क्योंकि सांस लेने के लिए नली थी, खाना डालने के लिए नली थी, चेस्ट और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए सब में ट्यूब्स लगी हुई थी, और चेहरा था ही नहीं, खोपड़ी खुली हुई थी, कंधा नहीं था, लात नहीं थी। तो उन हालात में जब मैं चीखना चिल्लाना शुरू करने लगा, चीख तो नहीं सकता था पर जो भी छटपटाना शुरू किया, तो उन्होंने बांध दिया था मेरे को पलंग के साथ, और फिर मुझे होश आया। तो उसके भी 9 साल बीत गए, और तब मुझे फिर एक व्हील चेयर में घर भेजा गया, ये सर्टिफिकेट देते हुए कि आई हैव अर्न द नोटोरिटी ऑफ बीइंग द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा सर्वाइवर अपने देश का। और साइंस और टेक्नोलॉजी की कामयाबी थी वो, कि एक इंसान उस हालात में भी वहाँ तक पहुँच पाया कि वो अपने घर जाके, क्योंकि अस्पताल का काम पूरा हो चुका था, पर वो जो सर्टिफिकेट साथ में दिया कि 55%, 55% मैं डिसेबल्ड हूँ परमानेंटली, वो उस वक्त भारी था मेरे जहन पे। और घर पहुँच के वो खालीपन, क्योंकि घर पे तो कोई था ही नहीं, और 1-2 नौकरों के सहारे बाकी की ज़िंदगी काटना, जहाँ टॉयलेट जाना भी मुश्किल था, न ब्रश कर सकता था सुबह, न कपड़े बदल सकता था अपने आप, जो भी हमारी ज़िंदगी के वो नीड से कुछ भी नहीं कर पाता था। पर आप देख रहे हैं कि ऐसा रहा नहीं, और साइंस का वो सर्टिफिकेट कुछ थोड़ा बहुत गलत हो गया, पर क्योंकि मेडिकल्स होते हैं। हाँ, पर मेरिकल्स इतने मामूली नहीं होते जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। मेरिकल्स उस लेवल के मेरिकल्स जो पिक्चर्स नहीं बनती, जिस पे किताबें भी नहीं लिखी जाती, क्योंकि अगर किसी को बताऊं तो शायद वो विश्वास भी ना कर सके कि मैं क्या बोल रहा हूं। उस पॉइंट पे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मैं बहुत गुस्सा था, मैं बहुत नाराज़ था उन लोगों से, उन 56 लोगों ने जिन्होंने मुझे खून दिया, उन 8-9 लोगों की जिनकी चमड़ी, हड्डियां और मांसपेशियों के टुकड़े मेरे बदन में लगाए गए, उन कई 100 डॉक्टरों ने जिन्होंने कई हज़ार घंटे काम करके मुझे इस लायक बना दिया था कि मैं फिर बात कर सकूं, बैठ सकूं, और आखिरकार आज जब चल भी सकता हूं और फिर से दोबारा मैं एक डॉक्टर की प्रैक्टिस कर पाता हूं, इस सब का क्रेडिट मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को देता हूं पूरी तरह से। पर उसके पीछे कहीं मेरी रूह मर गई थी, और मुझे मकसद नहीं दिख रहा था कोई, इस ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया था। क्यों करूं, किस लिए करूं, किसके लिए करूं, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करना मुझे, क्यों ज़िद कर रहे हो, ये सारे सवाल। और उस छटपटाहट में मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, मंजूर हो गई, नामंजूर हुई हर बार, ऊपर वाले ने मेरी ये रिक्वेस्ट भी नामंजूर करी 2 बार। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूं तो 2006 आ जाता है, 93 के बाद। घर तो मैं आ गया था, 2001-2002 में मैं घर आ गया था, प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी थी, व्हील चेयर पर बैठ के ही करता था। रेडियोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए कुछ काले सफ़ेद धब्बे देखने होते, रिपोर्ट लिखनी होती है, आसान है, कर लेता था। टेक्नोलॉजी आ गई थी कि बोल के भी तुम टाइपिंग कर सकते हो, तो सब कुछ आसान होता चले जा रहा था। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को मकसद नहीं दिखाई दे रहा था। कहने के लिए मैं कामयाब हो चुका था, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, दिल्ली का एक सबब है गुड़गांव, वहाँ मैंने पहला सुपर कंडक्टर MRI लगा दिया था, पहला मल्टी स्लाइस CT स्कैनर लगा दिया था। मेरे 6 सेंटर्स हो गए थे वहाँ पे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, और मैं अमीर और कामयाब, बहुत सारी शोहरत वाला एक डॉक्टर बन चुका था। लोग सोचते थे कि मेरे यहाँ इलाज कराने से या टेस्ट कराने से उनको कुछ फ़ायदा होगा, मुझे फिर भी कुछ दिख नहीं रहा था। गुस्सा रहता था, नाराज़ रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से। जी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि ये मेरा काम है, मुझे सज़ा क्यों मिली, इस बात की ज़िद थी
ऊपर वाले से मेरी कि जब मैं एक अच्छा बेटा था, अच्छा भाई था, अच्छा हस्बैंड, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पिता, तो फिर सज़ा क्यों? फिर किस बात की सज़ा? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ 2006, यूं ही एक मसरूफ़ दिन पूरा करके थक कर रात को सोया, सुबह आँख खुली तो हर रोज़ तो रोशनी में जागता था, इस बार अंधेरे में जागा। फिर हैरानी हुई। क्या हुआ था? रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो दोनों आँखों के पीछे पर्दा होता, आगे कॉर्निया होता है, पीछे पर्दा रेटिना होता है, और उस रेटिना को वो चिपका होता है और उससे नर्व्स निकल के ब्रेन तक जाती हैं और उससे हम देख पाते हैं। तो वो रेटिना फट के अलग हो गया था आँख के पीछे से, और उस पर्दे के फट जाने से उसके पीछे खून भर गया था, और इसका रिपेयर नहीं हो सकता 21 साल के बाद। जब हमारा बदन बढ़ना रुकता है तो उसके बाद रेटिना भी रुक जाता है, और उसको अगर हम कुछ भी करें तो उसमें जान नहीं दोबारा डाली जा सकती। तो उन हालात में फिर कुछ घंटे बाद जब मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फिर से ले जाया गया, जहाँ के मैं जुड़ा ही हुआ था क्योंकि वहाँ का पढ़ा लिखा था, और मेरे साथ के लोग उस वक्त तक प्रोफेसर बन रहे थे वहाँ पे। एक के पास मैं गया और उन्होंने मेरी आंखें देखी, तो उन्होंने कहा सॉरी जयदीप, इसमें तो हम कुछ खास कर नहीं पाएंगे, हाँ और ब्लीडिंग ना हो उसको ठीक कर देंगे, तुम लेटो, आज ओपीडी के बाद सर्जरी करते हैं तुम्हारी। तो वो शाम आई। ब्लीडिंग हो रही थी? जी, ब्लीडिंग हो रही थी दोनों आंखों में अचानक से। तो उन्होंने कहा कि इतना ब्लड दिया है तुम्हें, पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है ये, हेपेटाइटिस कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, और बहुत सारी बीमारियां जो खून के रास्ते आ सकती हैं वो ये कर देती हैं। ब्लड प्रेशर कर सकता है, डायबिटीज़ कर सकती है, चलो टेस्ट करते हैं तुम्हारे, देखते हैं क्या वजह है, और अगर वजह ठीक कर पाए तो इसका शायद बढ़ना रोक पाएँ, बट वापस दोबारा नॉर्मल लाना तो नहीं हो पाएगा। सर्जरी हुई उस शाम को, मेरी लंबी देर तक चली। जो सबसे एक्साइटिंग पॉइंट पहली बार लाइफ में आया उसके बाद, वो शाम का था जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर अकेला लेटा हुआ था अपनी ट्रॉली पे, और सब लोग घर जा रहे थे, और मुझे कहा गया कि आपको भी जाने देंगे, और हिदायतें बताई जा रही थी घर जाके क्या क्या दवाइयाँ डालनी, क्या क्या करना है, और कब तक मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगा, और सब हिम्मत बांध रहे थे और जा रहे थे अपने अपने घरों को। तब शायद पहली बार मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरे अलावा भी कोई और है मेरे साथ, और उस अल्लाह, उस गॉड, उस भगवान से पहली बार बातचीत हुई। और आज मैं 62 इयर्स का पढ़ा लिखा इंसान होकर भी पागल नहीं हूँ। अजीब लगेगा आपको, पर हमारे ये जो 5 सेंसेस हैं कि मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ, मैं स्मेल कर सकता हूँ, ये जो हमें देते हैं वो पूरा यूनिवर्स तो बना देते हैं, पर एक बहुत बड़ी, इस यूनिवर्स से कहीं बड़ी चीज छुपा भी लेते हैं हमसे। बिल्कुल। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे ये सेंसेस जा रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ और भी है। अभी पिछले दिनों आपने सुना कोरोना हुआ, उसके चलते जब कोविड फैला तो लोगों के 2 सेंसेस, आपने भी सुना, स्मेल और टेस्ट चली गई थी। तो हर सेंस के जाने के साथ हमारा यूनिवर्स थोड़ा श्रिंक कर जाता है, क्योंकि अब हम वो चीज़ें तो महसूस ही नहीं कर सकते। इन 5 सेंसेस में शायद मैं अगर सब जनता से पूछूं तो लोग कहेंगे कि शायद देख पाना सबसे ताकतवर चीज़ है, कि आप सब कुछ कर सको पर देख ना पाओ तो फिर क्या। अगर टेस्ट कर लिया, स्मेल कर लिया, टच भी कर लिया, पर देख ही नहीं पाए, सुन भी लिया तो भी क्या अगर दिखा ही नहीं। तो वो दिखना चले गया था मेरा उस दिन, और उसके पीछे छुपा हुआ, उस पर्दे के पीछे फिर मुझसे मुलाकात हुई उसकी, जो कि दिखता नहीं है, और वही आंखें उनको देख सकती है, सिर्फ वही देख सकती है। ये 5 जब तक हटेंगे नहीं उससे मुलाकात होती नहीं, और ये हटती हैं, एंड में हम सबकी हटेंगे, सही, और मुलाकात होती है, उस वक्त ही मुलाकात हो जाती है, एकदम हो जाती है। तो उसका एहसास हुआ मुझे, और
बहुत सारी चीज़ें उसके बाद बदली ज़िंदगी में। आज का टॉपिक आपने ज़िंदगी कहा, जी। मैं उसमें क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, पर फिर भी अपनी ज़िंदगी से मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा इसके बारे में। मैं कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ। हमारी हिंदी भाषा में मनुष्य और मानव कहते हैं इसको, ह्यूमन बीइंग। जब हमें मालूम है पेन क्या कर सकता है और ग्लास क्या कर सकता है और फ़ोन क्या कर सकता है और टीवी और मिक्सी और फ्रिज और हथौड़ा, कार और हर चीज़ के बारे में हमें पता है, तो इंसान क्या कर सकता है? अगर बनाई हुई चीज़ें ही हैं ये सारी, तो मैं भी तो बनाया हुआ ही हूँ। बिल्कुल। और वो सब जो ये सुन रहे हैं बातें, मैं चाहूँगा कि इंसाइटफुली वो खुद देखें अपने अंदर कि वो भी तो बनाए हुए ही हैं। ये हमें बनाना जिसने भी किया है वो एक बहुत इंटेलिजेंट पावर है, और वो फिजूल में कुछ नहीं कर रही। लोगों को मैंने देखा अपने आसपास, और मैं खुद उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। पूरी जिंदगियां जी जाते हैं, ये समझ नहीं पाते कि क्यों, मैं क्यों, मुझे बनाया क्यों गया। तो उसमें इतना सिंपल है कि कई बार दिखता नहीं। जब मिक्सी मिक्स करने के लिए और फ्रिज फ्रीज करने के लिए, तो इंसान इंसानियत के लिए, मनुष्य मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए। और वो क्या होती है? वो तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। और मुझे सिखाने के लिए बहुत सारे उस्ताद, और ये देश जिसमें इस तरह की सोच है, वो थे ऑलरेडी, और उन्होंने मुझे बताया कि इंसानियत होती है दूसरे का दर्द समझ पाना, दूसरे का दुख समझ पाना, दूसरे की तकलीफ समझ पाना, और जो कर सको उसके लिए करना। और एज अ डॉक्टर मुझे ये सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन लोग सालों से मेरे साथ लगे थे। पहले सिखाते थे, फिर जब मेरे पे बीती तो उन्होंने करके भी दिखाया। बिल्कुल। और मैं एक अड़ियल इंसान की तरह समझ ही नहीं पा रहा था इस बात को कि मकसद तो सिर्फ यही है। आज जब ये बात मेरे लिए क्लियर हो गई है, तो यहाँ से आगे जो कुछ अब होगा, मैंने भी कसम खाई कि मैं वही करूँगा जो इंसानियत कहती है। कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। आज से 12 साल पहले जब व्हाट्सएप नहीं था, जब ये 5G, 3G, 4G ये सब बातें नहीं होती थी, सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे ऊपर, तब पहली बार मैंने अपने इंटरनेट पे अपने प्रोफेसर्स को जो रिटायर हो रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम, जिस पे अगर वो सब अपने बारे में लिख सकें, कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस। और इंटरनेट आ गया था तब, अच्छा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जैसे फेसबुक, क्योंकि फेसबुक थी उस वक्त, और उसका नाम, उस फेसबुक का मैंने उस डॉक्टरी का नाम रखा था हील, हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट। मेरी जिद कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होने में जब 10-11 साल लग जाते हैं, और मैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर हूँ, तो एक आम इंसान को इस हमारे देश में कोई चांस है ही नहीं कि वो कभी वापस सेहत तक लौटेगा। और यही मेरी जिद थी कि कैसे इसको हम तेज़ी से एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ का लाइटनिंग की स्पीड से कैसे हम एहसास करा सकते हैं, इससे पहले कि उसकी हिम्मत टूटे। उसको कैसे हम रीअश्योर करें, कैसे गारंटी करें कि उसकी सेहत वापस आएगी और जल्दी आएगी। इसके लिए मैंने अपने रिटायर्ड प्रोफेसर से बात करी, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया, इस लायक हुआ कि मैं चल के जा सकूं, वो जिन्होंने मेरे को बचाया था वो रिटायर हो गए थे, तो उनके घरों में जा रहा था मैं मिलने के लिए, तो देखा वो खाली बैठे हैं। तो हील प्रोजेक्ट मैंने बनाया सबसे पहले, जिसमें मैंने अपने सारे रिटायर्ड प्रोफेसर्स को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, और फिर उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेजेस के मैंने किया ही है, उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ डॉक्टर्स पहुँच सकें, हम स्टूडेंट्स थे उनके, हम वहाँ पे भी पहुँच सकें और पूछ सकें कि मेरे पास एक मरीज़ बैठा है, सर मुझे बताइए उसकी ये परेशानी, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। क्योंकि वो प्रोफेसर्स तो आज भी पढ़ाने के लायक हैं, उनके पास तो वो समुद्र है, वो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन का उनके पास ओशन है, जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम प्राइवेट प्रैक्टिस में उतर आए और वो आज भी पढ़ा रहे थे। रिटायर हो गए, अब उनकी हिम्मत नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस में आने की, पर अगर हमसे जुड़ जाएं तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, वो हील था मेरा पहला प्लेटफॉर्म।
तो समझ में आया कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ कर दी। और उसी के साथ एहसास हुआ कि अगर मेरी फैमिली, पूरा परिवार, बच्चे वाकई ये सब होते तो क्या मैं इस तरह से सोच पाता? क्या मैं ये ना सोच रहा होता कि बीवी को अगली गिफ्ट क्या ला के देनी है, करना, फ्यूचर हाँ, कि बच्चों को कौन सा प्रोफेशन में डालना है। और तो मेरी कुछ नाराज़गी उससे कम होने लगी। उसको ये काम कराना था और मेरे पास मेरे से ये काम कराने का ज़रिया और कुछ बनता ही नहीं था, क्योंकि मैं भी बड़ा ज़िद्दी था। तो उसने जिस तरह से भी लाया वो इस रास्ते पे डाल दिया उसने मुझे, कि मैं वो कर सकूं जिस काम के लिए उसने मुझे बना के भेजा था, इंसान के एक और फीचर के बारे में बात करना चाहूँगा। आप, ये कैमरामैन साहब और जितने लोग सुन रहे हैं, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं जी। चाहे कोई घर में खाना ही पका रहा है, या कोई गाड़ी ही चला रहा है, या कोई बैंक में नोट गिनता है। अगर उस दिन उसका मूड खराब है तो उसके हाथ की चाय पी के भी आप बता सकते हैं कि आज मूड ठीक नहीं है। उसकी गाड़ी का चलना और पार्किंग देख के भी बता सकते हैं कि आज ड्राइवर का मूड ठीक नहीं था। उसकी गलतियां देख के स्कूल में टीचर बता सकता कि आज स्टूडेंट का मूड ठीक नहीं था। खुश रहना इंसान का पहला फर्ज है, हालात कुछ भी हो। और हमारे देश में अगर हम झुककर कभी सलाम करें बड़ों को, और वो प्यार से माथा चूमें, सर पे हाथ फेरे, पीठ थपथपाएं, तो हमेशा कहते हैं सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। ये सदा खुश रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसमें खुश रहो तो हमें समझ में आ जाता है, ये हमेशा वर्ड समझ में नहीं आता। बिल्कुल। हमेशा का मतलब ये नहीं कि जब तक जिंदा रहो, ये नहीं कि हमेशा लंबाई वाला, हमेशा है गहराई वाला। हालात कुछ भी हो, खुश रहो। जिस वक्त मुझे ये समझ में आया कि खुश रहने से उसकी दी हुई दुआएं पूरी होती हैं। किसी दिन उसने भी बना के भेजा था, ठीक जैसे हमारे जब हम शागिर्द बनते हैं, अपने बड़ों से सीख के निकलते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन से, तो वो आखिरी दिन हमें फिर कह के भेजते हैं कि जाओ अपना काम पूरा करो, खुश रह के करो। या शादी होती और रुखसत करते हैं औरत को घर से, तो उसको कहते हैं बड़े सब घर के कि जाओ बेटा दूसरी जगह घर जाके खुश रहना। या कभी मिलने आते हैं कुछ दिनों बाद, फिर जा रहे होते हैं, तो फिर सब वही दुआएं देते हैं खुश रहने की, क्योंकि अगर खुश नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो पहली चीज़, वो जो नाराज़गी और गुस्सा मुझे था, मुझे ये समझ में आया कि इसको बदलना पड़ेगा और मुझे खुश रहना पड़ेगा। हालात कुछ भी हों, खुश रहना पड़ेगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ये बिना वोकल कॉर्ड के एक साइड की तू बात कैसे करता है, गाना कैसे गाता है? उस रेटिना जिसको ख़त्म कर दिया था और अब करीबन 16-17 साल बीत गए इस बात को, वो कैसे साफ देख लेता है? कैसे उस 55% परमानेंट डिसेबिलिटी में तू चलता फिरता, गाड़ी चलाता, भागता दौड़ता है? तो उसके पीछे एक ही वजह, और वो है खुश रहना। वर्ल्ड की 17% हमारी टोटल, मैं अब आज सुबह का डेटा बता रहा हूँ आपको, कि प्लैनेट में रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसमें डेथ, हम बावजूद इसके कि केवल वर्ल्ड के पॉपुलेशन में हम 17.8% हैं, डेथ्स हमारी 32% है। 17.8% हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के। तो वो ट्रेजिडी है या उसमें भी कुछ हम ढूंढ सकते हैं? तो उसका एक सोल्यूशन ढूंढा मैंने। तो उसका सोल्यूशन है कि जब वो चले जाए, वो जो शरीर से बिल्कुल ताकतवर था कुछ मिनट पहले तक, पर अब क्योंकि एक्सीडेंट हो गया और अब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब इसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो उस वक्त अगर हम ऑर्गन डोनेशन करें 10 लाख में डेथ के बाद 0.65, यानी करीबन 15 लाख डेथ पे एक डोनेशन होता है। 15 लाख डेथ के बाद एक डोनेशन। वर्ल्ड का बेस्ट आज की सुबह था स्पेन, 10 लाख पे 35 हो रहे थे लास्ट मंथ। 10 लाख पे 35 हैं वो, कि ये जो बदकिस्मती से डेड बॉडीज हैं, एक्सीडेंट हुआ, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ है,
पर अगर साइंस और टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल कर लें और वो इंसानियत का जज्बा अगर अंदर है, तो आज उन सबको हम एक पूरी भरपूर ज़िंदगी दोबारा वापस लौटा सकते हैं बिना किसी खर्चे के। वो बदन जो कि हमें दफनाने और जलाने में वो ज़मीन या जंगल बर्बाद करने पड़ते हैं और अगले दिन फिर जाके कहीं कोई नदी में डाल रहा है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और सारा हमने नेचर को तहस नहस कर दिया है। अगर उन ही टिश्यूज़ को साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, मेडिकली स्पीकिंग हम इस्तेमाल करें हीलिंग के लिए, तो मेरे देश में 12वें दिन एक भी अंधा न बचे, 6ठे दिन एक भी किडनी फेलियर न बचे, 4थे दिन के बाद एक भी सिरोसिस न बचे। और अगर सही तरह से हम इस्तेमाल करें तो 60 दिन बाद 60% अस्पतालों को बंद होना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके लिए हमें कुछ भी और नहीं चाहिए, जितना है उतना काफ़ी है। सिर्फ उसका सही इस्तेमाल, सिर्फ ये समझना कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है, वो सबका है। कोई मैं नहीं जानता इंसान जो मज़हब पूछता हो या औकात पूछता हो, जब उसको अपने बेटी या बेटे के लिए किडनी चाहिए या उसको अपने लिए एक आँख चाहिए या उसको अपने लिए एक लिवर चाहिए अपने किसी प्यारे के लिए, वो ये तो कभी नहीं पूछता ये कहाँ से ला रहे हो। जब इंसान का है तो बहुत है। और तुम्हारे जाने के बाद आज टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है जो तुम्हें जिंदा रख रही है। तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ तक तुम देखते हो उसके आगे भी बहुत है। ये तो कभी था ही नहीं पॉसिबल। ये तो हमारे पुरानी स्पिरिचुअलिटी और पुरानी कहानियाँ भी पढ़ी जाएं तो वहाँ भी नहीं पॉसिबल था कभी। पर वो आज टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो रिक्वायरमेंट है, वो नेसेसिटी है। अगर आज जो हम बातचीत यहाँ शुरू कर रहे हैं, इसको ईमानदारी से इस सोसाइटी, इन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स इसको सही ईमानदारी में अगर आज उठा के ले जाएं, हमारे अपने देश के लिए 2 महीने, हमारे आसपास के देशों के लिए 2 और महीने और दुनिया भर के लिए सिर्फ 1 साल के अंदर बीमारियां ख़त्म करने चले हैं। कोई नहीं पूछेगा तो किस मज़हब का और किसका बड़ा मज़हब। सब इंसान, सब एक दूसरे को प्यार करते हुए, सब मिल बांट के जीते हुए, कहीं कोई बाउंड्री ना रहे। अगर आज पड़ोसी देशों में जहाँ हमारे झगड़े हैं वहाँ पे हाथ और आँखें और लिवर और किडनीज मेरे देश की लगेंगी, वहाँ बंदूक थोड़ी उठाई जाएगी। और अगर उनको वो प्यार मैं आज ही देना शुरू कर दूँ, मेरे पास है ना वो सब, जब मेरा अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी 100 दिन के बाद क्या करूँगा, बांटूंगा ना आसपास। और हमें बांटना चाहिए। तो आपके ज़रिए से मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लीडर्स सुन रहे हैं उनको भी इस पे तवज्जो दें, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ये पॉसिबल है तो क्यों नहीं, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या, जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने हैं, हेलीकॉप्टर या गन्स खरीदने में हम खर्चा कर रहे हैं, उसका 10% में अगले 1 साल में सारी झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, इंसानियत वापस लौट सकती है, सब प्यार से रह सकते हैं। और अगर किसी ने कहा भी है अगर कहीं पूरी दुनिया में स्वर्ग है तो वो तो यही है ना, तो इस स्वर्ग से अगर ये बातचीत शुरू हो तो कितना बढ़िया रहेगा। बहुत शुक्रिया इन बेहतरीन बातों का हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयदेव। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि कहाँ कहाँ से ये गुज़र कर आज इस वक्त इस मकाम पर बैठे हैं कि ये अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुँचा सके। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि कई बार जब हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा या किसी मुश्किल में हम पड़ जाते हैं, उस वक्त हमारा एक यूँ कहे तो एक शिकायत होती है, मैं ही क्यों, वाई मी। बट हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, इसका कुछ एक बड़ा रीज़न होगा। जो कुछ भी होता है वो किसी वजह से होता है, किसी रीज़न की वजह से होता है, और हमें उस रीज़न को ढूंढने की ज़रूरत है। हमारी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। अगली बार अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए GK TV देखते रहिए।